हेलो हेलो। जय श्री महाकाल। नमस्कार भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज महिला अपराध से संबंधित आपने पहले पढ़ लिए हैं, तो अब अपना अब का अध्याय है बाल अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है हमारे बाल श्रम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये बाल श्रम अधिनियम कब बना था? तो बाल श्रम अधिनियम बना था 1986 में। इसमें संशोधन कब किया? तो इसमें संशोधन किया गया था 2016 में, और इसके अंदर इसको लागू भी कब किया गया था? 2016 में। और इसके कुल कितने अध्याय हैं? तो इसके अंदर कुल कब हुआ था ये लागू? 2016 में। पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम। बाल श्रम के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये कारण है पहला गरीबी, अशिक्षा, काम की लगातार तलाश में प्रयोजन और उपरोक्त। तो ये सभी बाल श्रम के कारण हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इस अधिनियम के तहत बाल श्रमिक क्या है? तो बाल श्रमिक मतलब बालक की उम्र कितनी है जो बाल श्रम में आता है? तो ये उम्र होगी इसकी 14 साल। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान को कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर अन्य जोखिम भरे स्थानों में नियोजन पर निषेध लगाता है? तो यह लगाता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या है? बाल श्रम से संबंधित। और इसमें 23 हो जाएगा शोषण के विरुद्ध का। अगला, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना अपराध है? तो ये हो जाएगा 14 वर्ष से कम के बच्चों को। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो ये बाल श्रम कब की गई स्थापना? तो स्थापना की गई 26 सितंबर 1994 को। अगला है, NCRB की रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए थे? तो ये किस राज्य में किए गए? तेलंगाना में। बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र में या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम कराना संज्ञेय अपराध है? तो यह है 14 वर्ष है। 14 वर्ष से कम के बालक को किसी भी जोखिम और बिना जोखिम वाले क्षेत्र पे काम कराना संज्ञेय अपराध है। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल श्रम प्रतिषेध संशोधन अधिनियम के द्वारा बाल श्रम अधिनियम में संशोधन कर इसका नया नाम बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कब किया गया था? तो यह किया गया था 2016 में। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की किस धारा के तहत केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किए जाने का प्रावधान है? तो यह किस धारा में है? तो यह धारा 5 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की किस धारा के तहत बालक को काम के घंटे और कालावधि को निर्धारित किए गया है? तो यह धारा 7 के तहत। और ये काम के घंटे कितनी निर्धारित की गई है? तो यह 6 घंटे और लगातार 3 घंटे काम करने के बाद 1 घंटे की रेस्ट होगी। अगला है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की किस धारा के तहत बालक के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान है? तो यह है धारा 8 में। अगली है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रत्येक अधीनस्थ द्वारा किसी बालक को नियोजित किए जाने के कितने दिनों के अंदर परीक्षा को लिखित में सम्मत सूचना देने का प्रावधान है? तो यह 30 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की किस धारा के तहत किसी प्रतिष्ठान द्वारा काम में नियोजन किए गए बालक के संबंध में रजिस्ट्री रखने का प्रावधान है? तो ये रजिस्ट्री रखने का प्रावधान है
धारा 11 के तहत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान किस धारा में है? तो अगर धारा 3 का उल्लंघन करते हैं तो इसमें प्रावधान है धारा 14 के अंदर सजा का प्रावधान। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की धारा 16 के तहत कौन सा अधिकार उस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने और सक्षम न्यायालय के विरोध में पेश करने के समक्ष है? तो यह है पुलिस निरीक्षक या श्रम निरीक्षक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बाल श्रम का निषेध करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 23 का 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की किस धारा के तहत किसी बालक को 6 घंटे से अधिक काम में नहीं लगाया जा सकता है? तो यह धारा 7 के तहत है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की किस धारा के तहत किसी बालक को ओवर टाइम अधिकार नहीं करवाया जा सकता, मतलब 6 घंटे से अधिक काम नहीं करवाया जा सकता है? तो यह है धारा 7 के अंदर। अगला प्रश्न हमारा कि बाल श्रम के किसी केस में जिसमें किसी बालक को बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाना पाया जाता है, तो ऐसे प्रकरण या केस में किस अधिनियम की धारा में लगाई जाती है? तो यह लगाई जाएगी बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन है अपना कि बाल श्रम अधिनियम का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम, और ये कब हुआ? 2016 में। बाल विवाह को प्रतिबंधित करने और वो तो अब यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू हो गए बाल विवाह से संबंधित। तो हमारा है बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1930 को। और ये बना कब था? तो बना था 1929 में बना था। कब बना था? 1929 में। और लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1930 को। देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था। तो प्रथम सरकारी प्रयास था शारदा एक्ट, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था हरविलास शारदा के द्वारा। इसके द्वारा हरविलास शारदा के द्वारा। और कहाँ से थे? तो ये थे अजमेर से। अगला हमारा 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो यह है हरविलास शारदा का, और ये राजस्थान संबंधित है अजमेर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? तो यह किया गया था जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी। तो ये बालिकाओं की न्यूनतम आयु रखी थी 14 वर्ष, और बालकों की रखी गई थी 18 वर्ष। लड़की की 14 और लड़के की 18। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वर्तमान में हमारे बालक की 18, बालिका की गलत, बालक की 21, ये भी गलत। तो ये भी गलत है। तो कौन सा होगा इसमें? हाँ, ये बालक की 21 और बालिका की 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है शारदा एक्ट के नाम से। भारतीय पंचांग की वह तिथि जब राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, तो यह है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। और अक्षय तृतीया कब आती है? तो यह आती है वैशाख माह में, वैशाख में। अगला, बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? तो इसको सर्वप्रथम पारित किया गया था 1929 में। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ? तो ये लागू कब हुआ था? 1 नवंबर 2007 को।
बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत जिला न्यायालय द्वारा बाल विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह धारा 3 के तहत बाल विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बालक से विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है धारा 9 में कि अगर कोई भी लड़का जिसकी आयु 18 वर्ष से या मतलब 20-21 वर्ष से अधिक है लेकिन लड़की की उम्र कम है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है धारा 9 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड का प्रावधान है? तो यह है धारा 10 में। बाल विवाह के अंतर्गत जो पंडित अनुष्ठान करने के लिए आएंगे तो वो भी धारा 10 के तहत अब दंडित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जो कोई बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा उसके लिए धारा 10 में कितनी सजा का प्रावधान है? तो यह 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह के अनुष्ठान को अनुज्ञात करने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो यह धारा 11 के तहत। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में न्यायालय को बाल विवाह रोकने की शक्ति का प्रावधान है? तो धारा 13 के तहत बाल विवाह को रोकने की शक्ति का प्रावधान है, न्यायालय के पास है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत राज्य सरकार बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है? तो यह धारा 16 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 12 के तहत निम्न में से किस परिस्थिति में किया गया बाल विवाह शून्य होगा? तो यह अगर किसी अवयस्क बालक को बहला फुसलाकर संरक्षक की स्थिति में बाहर ले जाकर जो विवाह किया। दूसरा है कि किसी अवयस्क बालक को बलपूर्वक किसी स्थान से जाने के लिए बाध्य कर या धोखे में उत्प्रेरित करके विवाह किया। अगला, किसी अवयस्क बालक को विवाह के प्रयोजन से बेचा जाकर विवाह करना। तो ये सभी प्रकार के विवाह शून्य विवाह करार किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत बाल विवाह को शून्य करवाने के लिए बालक के वयस्क होने के कितने वर्ष के अंदर जिला न्यायालय में याचिका लगाई जा सकती है? तो यह है 2 वर्ष। वयस्क होने के 2 वर्ष के अंदर अगर याचिका लगाई जाती है तो वो बाल विवाह शून्य घोषित हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किशोर न्याय अधिनियम में किशोर से तात्पर्य कितना है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किशोर न्याय अधिनियम में किशोर से तात्पर्य कितनी उम्र से कम आयु के बच्चों से हैं? तो यह होगा 18 वर्ष। और ये हमारा कौन से टॉपिक से संबंधित है? ये हमारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 से संबंधित। तो ये अधिनियम कब बना था? तो यह बना था अधिनियम 2015 में। और ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 15 जनवरी 2016 को ये लागू हुआ था। इसके अंदर कुल 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा किशोर न्याय से संबंधित। तो यह किसी भी दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस लॉकअप या कारागार में ले जा सकती है या इसे नहीं रखा जाएगा निश्चित नहीं है या कभी भी नहीं रखा जाएगा। तो नहीं रखा जाएगा, बालक को कभी भी लॉकअप में नहीं रखा जा सकता। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 3 वर्ष का। तो ये होगा 3 वर्ष का। और इसके अंदर एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, बाल कल्याण समिति एक माह में कम से कम कितने दिन बैठक करेगी? तो यह कम से कम 20 दिन बैठक करेगी। अगला है, किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 3 वर्ष का। CWC का पूरा नाम है, तो CWC का पूरा नाम है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। पुलिस द्वारा विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पकड़े जाने पर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष कितने समय में लाया जाता है? तो यह 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित करना होगा। अगला है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार CWCP से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति का गठन करेगी। यह प्रावधान किस धारा के तहत है? तो यह है धारा 27 के अंदर। बाल कल्याण समिति की प्रक्रिया का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो यह है धारा 28 में है। अगला क्वेश्चन है कि धारा 76 के अनुसार जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन से बालक का प्रयोग करता है या उससे भीख मंगवाता है तो वह व्यक्ति कितने वर्ष के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित होगा? तो 5 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का पकड़ा जाना किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो यह धारा 10 के अंदर है। अगला है कि राज्य सरकार स्वयं या किसी स्वयंसेवी संस्था या NGO के माध्यम विशेष गृहों की स्थापना करेगी। तो यह प्रावधान किस धारा के तहत अंतर्गत है? तो यह धारा 48 के अंतर्गत है। राज्य सरकार स्वयं या किसी संस्था द्वारा संप्रेक्षण गृहों की स्थापना करेगी। यह प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो यह धारा 47 में है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 50 में किस तरह का प्रावधान किया गया है जिसमें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को उसकी देखरेख, शिक्षा, उपचार या पुनर्वास के लिए रखा जाता है? तो यह है बाल गृह। कौन सा होगा? बाल गृह। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो कोई व्यक्ति किसी बालक को नशीली चीज़ें जैसे मदिरा, ड्रग्स आदि देता है या उसके लिए दंड देता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 77 के तहत उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 49 में किसका प्रावधान किया गया है? तो धारा 49 में सुरक्षित गृह का प्रावधान किया गया है, बालकों के लिए सुरक्षित गृह। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारा 75 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी भी बालक को शारीरिक या मानसिक कष्ट देता है तो वह कितने दिन के लिए कारावास के लिए दंडित किया जाएगा? तो यह 3 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संरक्षण के बिना पाए गए बालक के संबंध में सूचना देना किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो यह धारा 32 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, धारा 81 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए बालक का विक्रय करता है या क्रय करता है, बालक बेचना या खरीदना, तो उसे कितने साल की सज़ा दी जा सकती है? तो उसको 5 साल की सज़ा दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, धारा 81 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी भी प्रयोजन के लिए बालक को क्रय करता है या विक्रय करता है तो उसे कितने साल की सज़ा है? तो यह है 5 वर्ष की। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 31 में किसका प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है बालक को समिति के समक्ष पेश किया जाना। और पेश कितनी देर में किया जाना? तो यह 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के लिए विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन करेगी। यह प्रावधान किसके अंदर है? तो यह धारा 4 में है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? तो यह जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा किसी बच्चे के अपराध में शामिल होने पर कौन सी रिपोर्ट तैयार कर किशोर न्याय
बोर्ड को भेजी जाती है, तो ये भेजी जाती है सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी व विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन का प्रावधान है? तो यह धारा 107 में। और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में किसी बालक को नशीली मदिरा, स्वापक औषधि का विक्रय करने, फेरी लगाने, ले जाने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के में आरोप किए जाने पर दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो यह धारा 78 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में किसी बालक की प्रति क्रूरता के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो यह दंड का प्रावधान है धारा 75 के अंदर है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की कौन सी धारा किसी समाचार पत्र या मीडिया द्वारा बालकों को पहचान के प्रकटीकरण का प्रतिषेध करती है? तो यह धारा 74 के तहत किसी भी बालक का प्रकटीकरण किया जाता है किसके द्वारा, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है धारा 74 के अंदर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, दृश्य सर्वे मीडिया द्वारा किसी जांच या न्यायिक प्रक्रिया के दौरान किसी भी बालक के नाम, पते, विद्यालय या अन्य कोई पहचान को प्रकट करता है या बालक की तस्वीर को प्रकाशित करता है, तो उसके लिए धारा 74 में कितने वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है? तो यह 6 माह तक का कारावास और 2 लाख तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, दृश्य, तो इसमें कितना होगा? तो ये 6 वर्ष 6 माह और 2 लाख रुपये। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बाल कल्याण अधिकारी द्वारा 24 घंटे में कहाँ पेश किया जाना चाहिए? तो यह पेश किया जाएगा किशोर न्याय बोर्ड में। अगला, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को बाल कल्याण अधिकारी द्वारा 24 घंटे में कहाँ पेश किया जाएगा? तो किया जाएगा बाल कल्याण समिति में। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष व सदस्यों की सही संख्या है, तो यह है 1 और 1 अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। अगला है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत ऐसा बालक जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और जिस पर अपराध का आरोप हो, तो अपराध हो या अपराध करता पाया जाए तो यह कहलाएगा, तो यह विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कहलाएगा। कौन क्या कहलाएगा? विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। अगला क्वेश्चन हमारा पॉक्सो एक्ट से संबंधित। पॉक्सो एक्ट कब आया था? तो यह आया था 2012 में। और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था ये 14 नवंबर 2012 को। पॉक्सो अधिनियम 2012 किस दिन से अस्तित्व में आया? तो यह आया था 14 नवंबर 2012 से। पॉक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? तो यह अगर बच्चे ने किया है तो चलाया जाएगा ये किशोर न्यायालय में। पॉक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है, तो ये नोडल एजेंसी एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला पॉक्सो एक्ट कहाँ खोला गया? तो यह जयपुर में खोला गया था। और कहाँ खोला गया था? तो यह खोला गया था जयपुर में। और वर्तमान में राजस्थान में कितने 56 पॉक्सो कोर्ट है। पॉक्सो का अर्थ क्या है? तो पॉक्सो का अर्थ है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। पॉक्सो अधिनियम में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो इसमें केवल लड़कियां, लड़के व लड़कियां दोनों या सभी जेंडर के बालक, तो इसके अंदर सभी जेंडर के बालक सम्मिलित है। अगला हमारा, पॉक्सो एक्ट में बच्चों को किस प्रकार के अपराध से विरुद्ध संरक्षण दिया गया है? तो यह दिया गया है जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो उससे भी, सेक्सुअल असोल्ट से भी और पोर्नोग्राफी से, और ये तो उपरोक्त सभी के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान निम्न में से किस धारा में है? तो यह धारा 23 में। और पॉक्सो कानून द्वारा
सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु को में क्या परिवर्तन कर दिया गया है, तो इसको 16 वर्ष से बढ़ाकर वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया। और ये 18 वर्ष क्या था, संशोधन 2018 के संशोधन के तहत। अगला है हमारा पोक्सो कानून में कौन सी धारा के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, तो यह धारा 28 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है। अगला है पोक्सो एक्ट की कौन सी धारा के तहत न्यायालय द्वारा विचारण बंद कमरे में करने का प्रावधान है, तो यह धारा 37 में एक बंद कमरे में विचारण करने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है पोक्सो कानून की कौन सी धारा के तहत न्यायालय द्वारा बालक के मानसिक एवं शारीरिक रूप से निषिद्ध होने पर दुभाषित की सहायता देने का प्रावधान है, तो यह धारा 38 में। अगला क्वेश्चन है हमारा पोक्सो कानून की कौन सी धारा में मीडिया द्वारा बालक की पहचान उजागर करने पर दंड का प्रावधान है, तो धारा 33 में। अगर मीडिया बालक का उजागर करते हैं, उसकी कोई पहचान उजागर कर रहे हैं, तो उसको धारा 33 के तहत दंड दिया जाता है, दंड का प्रावधान है। अगला है पोक्सो कानून की धारा 35 में विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के कितने दिनों की अवधि में बालक का बयान लेने का प्रावधान है, तो यह 30 दिन के अंदर। पोक्सो अधिनियम किस उम्र से कम के बालकों और बालिकाओं हेतु लागू किया गया है, तो यह 18 वर्ष से कम के बालक बालिकाएं। पोक्सो अधिनियम के अनुसार किसी बालक का लैंगिक उत्पीड़न करने पर दंड होगा, तो यह होगा कारावास जो 3 वर्ष तक का भी होगा और जुर्माना। अगला क्वेश्चन हमारा एनसीआरबी की रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 में पोक्सो एक्ट के तहत सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए, तो ये किए गए थे यूपी में। बाल अपराध को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो इसके अंदर परिभाषित किया जाएगा जैसे किसी बालक का लैंगिक हिंसा से लिप्त होना या किसी बालक द्वारा कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाना, तो ये दोनों आएंगे। इसका बालक द्वारा विद्यालय न जाना, तो ये नहीं आएगा। अगला है कि बालक द्वारा किसी कारखाने में कार्य करना, ये भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से संरक्षण के लिए पोक्सो अधिनियम कब पारित किया गया था, तो यह किया गया था 2012 में। और 2012 में कब किया गया, 14 नवंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है, तो यह 14 वर्ष से कम के बच्चों के साथ है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हावर्ड बेकर ने बाल अपराध में कितने प्रकार बताए, तो इसने 4 प्रकार बताए। पोक्सो अधिनियम की किस धारा में प्रवेजन लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है, तो यह किया गया धारा 3 में। और प्रवेजन लैंगिक हमले से दंड कौन सी में, तो यह धारा 4 के अंदर। अगला प्रवेजन लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया, तो धारा 4 में किया गया। अगला है कि पोक्सो अधिनियम की किस धारा में गुरुतर प्रवेजन लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान है, तो यह है धारा 6 में। अगर जैसे कि गुरुतर प्रवेजन लैंगिक है, तो ये धारा 5 के तहत है और दंड 6 में है। अगला पोक्सो अधिनियम के अनुसार गुरुतर लैंगिक हमला किसमें है के तहत मतलब कितने वर्ष की सज़ा दी जाएगी, तो यह दी जाएगी 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना। और लेकिन इसको अब 10 वर्ष की कर दी गई है। अगला है पोक्सो अधिनियम के अनुसार बालक के साथ लैंगिक हमला को परिभाषित किस धारा में किया गया है, तो यह किया गया धारा 7 में। लैंगिक हमला की परिभाषा किसमें, धारा 7 में। और अगर लैंगिक हमला के लिए दंड का प्रावधान है, तो वो होगा धारा 8 में। कौन सी में होगा, धारा 8 के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा पोक्सो अधिनियम की धारा 16 में किसका प्रावधान किया गया है, तो इसमें किया गया है किसी अपराध का दुष्प्रेरण। कोई भी किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण करता है, तो उसके लिए धारा 16 में प्रावधान है। पोक्सो अधिनियम के अनुसार जो कोई अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करता है, तो उसके लिए दंड होगा 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। अगला क्वेश्चन हमारा अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग करना पोक्सो अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया धारा 13 में।
पोक्सो अधिनियम की धारा 27 किससे संबंधित है? तो पोक्सो अधिनियम की धारा 27 संबंधित है बालक का मेडिकल मुआवजा करना, मुआयना करना मतलब मेडिकल जांच करना। अगला हमारा पोक्सो एक्ट 2012 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो इसके अंदर 9 अध्याय और 46 धाराएं सम्मिलित है। अगला पोक्सो एक्ट 2012 के तहत झूठे परिवाद या झूठी सूचना देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो यह धारा 15 में। पोक्सो एक्ट 2012 में गुरुतर प्रयोजन लैंगिक हमले के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो यह 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास है। पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 24 के तहत बालकों के कथन लिखे जाने संबंध में निम्न में से क्या असत्य कथन है? तो यह बालक के बयान लिखते समय पुलिस अधिकारी अपनी निर्धारित वर्दी में होगा, तो यह निर्धारित वर्दी में होगा, ये क्या गलत है। तो पुलिस को हमेशा सिविल ड्रेस में होना होगा, सिविल में। अगला क्वेश्चन हमारा पोक्सो एक्ट 2012 की किस धारा में बालक को शामिल करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड का प्रावधान है? तो यह धारा 15 में। अगला क्वेश्चन हमारा PCPNDT कानून में C और N किससे संबंधित है? तो यह इसके संबंध की अर्थ क्या है? तो इनके हैं कंसेप्ट्स और नेटल। और ये PCPNDT क्या है? तो यह गर्भधारण पूर्व निर्धारण तकनीकी। PCPNDT एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी। ये गलत हो जाएगा। अगला गर्भधारण और प्रसव निदान तकनीकी अधिनियम, ये भी नहीं होगा। गर्भधारण तकनीकी निषेध अधिनियम, ये भी नहीं होगा। और ये अगला क्या है? गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम, तो इसका पूरा नाम क्या होगा? और ये अधिनियम कब आया था? तो आया था 1994 में। और लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 1996 में। अगला हमारा PCPNDT अधिनियम का संबंध है, तो यह है भ्रूण हत्या से। अगला क्वेश्चन है PCPNDT अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था 1 जनवरी 1996 को। और PCPNDT अधिनियम के अनुसार किस धारा में भ्रूण के लैंगिक के बारे में सूचना देने के लिए प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है? तो धारा 5 के तहत है। PCPNDT की किस धारा में लिंग के निर्धारण का प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है? तो यह धारा 6 के अंदर किया गया है। अगला है कि किस अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाए बिना आनुवंशिकी परामर्श के अंदर आनुवंशिकी प्रयोगशाला, आनुवंशिकी क्लिनिक खोलने की मनाही का प्रावधान PCPNDT अधिनियम की किस धारा में किया गया है? तो यह किया गया है धारा 3 के तहत। अगला क्वेश्चन हमारा PCPNDT अधिनियम के तहत किसी भी चिकित्सीय विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ पंजीकरण चिकित्सा व्यवसाय द्वारा इस अधिनियम में किस प्रावधान का उल्लंघन करने के दंड का प्रावधान किया गया है? तो यह धारा 23 में। अगला क्वेश्चन है PCPNDT अधिनियम की धारा 23 के तहत किसी भी चिकित्सीय विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ पंजीकरण चिकित्सा व्यवसाय द्वारा इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले को सजा का प्रावधान कितना है? तो इसको 3 वर्ष का कारावास और 10,000 की जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा PCPNDT अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई दंडनीय अपराध किया जाता है तो उसकी सजा का प्रावधान किस धारा के तहत है? तो यह है धारा 26 के तहत। और अगर और उसमें जो दंडित किया जाएगा, जो किया जाएगा उस कंपनी के मुख्य मतलब उस कंपनी के प्रमुख को। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। महिला एवं बाल अपराध संबंधित और भी वीडियो बनाए गए हैं, उनको देखें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।